नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो 500 से भी ज्यादा अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ हो, कैसा होता। आज हम उसी इंसान की कहानी जानेंगे जिसने इस बिखरे हुए नक्शे को एक कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो उन्हें भारत का लौह पुरुष आखिर कहते क्यों हैं? वजह सीधी है, उनके फौलादी इरादे, जिनसे उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक करके आज के भारत की बुनियाद रखी। चलिए समझते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान ने एक पूरे राष्ट्र को घड़ा। तो पटेल की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कामयाब वकील के तौर पर। एक ऐसा वकील जिसे पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं दूर दूर तक कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर देखिए, किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने की भूमिका। शुरुआती दिनों में तो पटेल की दुनिया बस कोर्ट रूम और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सोचिए, एकदम कामयाब बैरिस्टर, लेकिन देश में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना, उससे वो लगभग कह सकते हैं बिल्कुल बेखबर थे। मगर फिर साल आया 1917 और एक मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, ये सिर्फ पटेल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला पल था। और ये मुलाकात ये थी महात्मा गांधी से। और मजे की बात तो ये है कि शुरुआत में पटेल को गांधी जी के विचार कुछ जमे नहीं। उन्हें लगता था कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यावहारिक है। पर धीरे धीरे गांधी के फलसफे का उन पर ऐसा गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपने महंगे वेस्टर्न कपड़े छोड़कर सादगी अपना ली। और ये सिर्फ पहनावे का बदलाव नहीं था, ये उनके पूरे व्यक्तित्व के बदलने का एक सिंबल था। जैसा मैंने कहा, यह बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं था, यह जन्म था एक ऐसे लीडर का जिसे पूरा देश बहुत जल्द सरदार के नाम से जानने वाला था। तो साल था 1928 और जगह थी बारडोली। ये उनकी लीडरशिप का पहला बड़ा टेस्ट था। हुआ ये कि अंग्रेजों ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया। पटेल ने मोर्चा संभाला, आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली। और उनकी स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त थी कि ब्रिटिश सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ा। और बस इसी शानदार जीत के बाद वहां के लोगों ने उन्हें सरदार कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जो फिर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। उनका लीडरशिप स्टाइल एकदम सीधा और असरदार, मतलब प्रैक्टिकल, डिसाइसिव, और हाँ, जब जरूरत पड़े तो सख्त भी। और यही वो गुण थे जिन्होंने उन्हें अंग्रेजों के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक दुश्मन बना दिया था। अब देखिए, कांग्रेस के अंदर भी पटेल की आवाज थोड़ी अलग थी। जहां ज्यादातर नेता आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद की बातें करते थे, वहीं पटेल का फोकस हमेशा प्रैक्टिकैलिटी पर रहता था। और यही चीज उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। ये जो सोच का फर्क था ना, वो नेहरू और पटेल के बीच तो एकदम साफ नजर आता था। एक तरफ नेहरू थे जो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पटेल को लगता था कि डोमिनियन स्टेटस एक ज्यादा प्रैक्टिकल पहला कदम हो सकता है। उनका मानना सीधा था, कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले ग्राउंड रियलिटी और लोगों का सपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आजादी की सुबह नजदीक आ रही थी, पटेल का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा था। अब बात सिर्फ आजादी पाने की नहीं थी, अब सवाल था एक नए देश को बनाने का। और इस रास्ते में कई कठिन इम्तिहान आने वाले थे। और आजादी के लिए उनका कमिटमेंट कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत है वो साल जो उन्होंने जेल में गुजारे। बार बार उन्हें कैद किया गया, लेकिन इसने उनके इरादों को तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा फौलादी बना दिया। अब बात करते हैं एक बहुत ही मुश्किल मुद्दे की, पार्टीशन। इस पर पटेल का नजरिया हमेशा की तरह एकदम प्रैक्टिकल था। हाँ, ये एक बहुत दर्दनाक फैसला था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने इसे एक स्थिर और मजबूत भारत के भविष्य के लिए एक कड़वी गोली की तरह देखा, जिसे निगलना जरूरी था। इस मुद्दे पर वो गांधी जी से भी सहमत नहीं थे। ये शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा व्हाट इफ मोमेंट है। साल था 1946 और पटेल प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट थे। सब कुछ तय था, लेकिन गांधी जी के एक बार कहने पर उन्होंने देश के लिए पीछे हटना सही समझा और ये पद नेहरू को दे दिया। ये दिखाता है कि वो कितने अनुशासित थे और गांधी जी का कितना सम्मान करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की और देखते हैं कि पटेल ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत कैसे छोड़ी। आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी तो पटेल को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जैसे सबसे अहम ओहदे मिले। इन पदों पर रहते हुए ही उन्हें देश के एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी की नींव रखने की पावर मिली और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी बखूबी किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन है आज का ये एक भारत। जरा सोचिए, आज़ादी के वक्त
560 से भी ज्यादा रियासतें थीं। ये भारत को एक बिखरे हुए नक्शे में बदल सकती थीं। लेकिन पटेल ने कभी बातचीत से तो कभी जरूरत पड़ने पर सख्ती से इन सभी को भारत में शामिल करने का वो काम कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन लगता था। देश ने उनके इस बेमिसाल योगदान को पहचाना जरूर, पर दशकों बाद साल 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए जरूर रह जाता है कि अगर पटेल की वो बेझिझक और प्रैक्टिकल सोच को और ज्यादा मौका मिला होता तो आज भारत की तकदीर कितनी अलग हो सकती थी। है ना एक दिलचस्प सवाल।